हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आशा है आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। ये वीडियो ना केवल एमपी ईडीपीओ सिविल जज के लिए है, बल्कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत किए गए कानूनों को संविधान संशोधन माना जाएगा क्या? ए हाँ, बी नहीं, सी राष्ट्रपति की अनुमति पर निर्भर करता है, डी सुप्रीम कोर्ट की सहमति पर निर्भर करता है। यहाँ आपको बताना है कि संसद द्वारा अगर अनुच्छेद 3 के तहत, किसके अनुच्छेद 3 के तहत अगर कोई कानून बनाया जाता है, ठीक है, संशोधन, तो वो संविधान संशोधन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो अगर हम बात करें कि अगर संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई भी कानून बनाया जाता है तो उससे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या होगा? नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाता है? सही हो जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को विदेशी क्षेत्रों के भारत में समावेशन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद ए, बी अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारतीय संसद को जो विदेशी क्षेत्र हैं उनको भारत में समावेशन हेतु अधिकृत करता है, यानी भारत में शामिल करने हेतु क्या करता है? अधिकृत कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो एक संविधान है, जो संघ मतलब जो भी संघ के क्षेत्र होंगे उनको भारत में क्या कर सकता है? भारत में समावेशन का आदेश करता है, समावेशन के लिए अधिकृत करता है। ठीक है, वो आपका अनुच्छेद कौन सा है? तो वो आपका जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 2। कौन सा है? अनुच्छेद 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन संसद की शक्ति की सीमा का परिचायक नहीं है? ए, संसद नए राज्य की रचना कर सकती है, बी, संसद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, सी, संसद राज्य की स्वायत्तता को समाप्त कर सकती है, डी, संसद राज्य को संघ से निष्कासित कर सकती है। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि संसद की शक्ति की सीमा का परिचायक क्या है, मतलब संसद की परिचायक नहीं है। यहाँ पर आपको क्या बताना है? परिचायक नहीं है, मतलब संसद के पास कौन सी शक्ति नहीं है। तो संसद नए राज्य की रचना कर सकती है, तो संसद नए राज्य की रचना कर सकती है। वहीं अगर हम बात करें संसद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, तो हाँ, संसद राज्य की जो सीमा है उसमें भी परिवर्तन कर सकती है। वहीं संसद राज्य की स्वायत्तता को समाप्त कर सकती है, तो हाँ, अगर कोई राज्य संसद चाहे तो किसी राज्य की स्वायत्तता को समाप्त भी कर सकती है। संसद राज्य को संघ से निष्कासित कर सकती है क्या? तो नहीं, संसद राज्य को संघ से निष्कासित नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि संसद जो है राज्य को संघ से निष्कासित कर सकती है, यह परिचायक नहीं है। क्वेश्चन है, जब संसद किसी राज्य को विभाजित करती है तो वह संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करती है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 1 का? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 1 जो बात करता है वो राज्य के संघ, वो किसकी बात करता है? संघ की बात करता है। किसकी बात करता है? राज्यों के संघ की बात करता है। किसकी बात करता है? राज्यों के संघ की बात करता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। वहीं अगर हम यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो हमारे कितने हैं? 8 हैं। वहीं अनुच्छेद 4 जो है वो राज्यों में सूचियों के आवंटन से बात करता है, राज्यों के आवंटन, सूचियों के आवंटन से बात करता है। वहीं पे हमारा अनुच्छेद 3 जो है वो बात करता है किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन से संबंधित बात करता है। वहीं अनुच्छेद 2 जो है वो बात करता है हमारे संघ
कि किसी नए राज्य की स्थापना। ठीक है, की बात करता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि संसद राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विभाजित कर सकती है, तो किस राज्य के अंतर्गत विभाजित कर सकती है, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत विभाजित कर सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की दृष्टि से राज्यों का संघ शब्दावली का प्रयोग किस तात्विक विचार को रेखांकित करता है? ए, वह राज्यों की स्वेच्छा से निर्मित संघ है। यह एक अटूट इकाई है जिसकी सत्ता का स्रोत संविधान है। यह एक संविधानी परिसंघ है। यह राज्यों की संप्रभुता को सुनिश्चित करता है। यहाँ पर आपको बताना है कि संविधान की दृष्टि से जो राज्यों का संघ शब्द का उपयोग किया गया है उसका तात्विक विचार किस बात को रेखांकित करता है? तो वह राज्यों की स्वेच्छा से निर्मित संघ को बात करता है। तो स्वेच्छा से तो निर्मित हुए नहीं है राज्य, तो ये तो हमारा नहीं है। यह एक अटूट इकाई है जिसकी सत्ता का स्रोत संविधान है। तो जी हाँ, यह एक क्या है? अटूट इकाई है जिसका सत्ता का स्रोत क्या है? संविधान है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य शब्द का उल्लेख किस व्यापक परिप्रेक्ष्य में किया गया है? ए, केवल भौगोलिक इकाई के रूप में, बी, केवल प्रशासनिक इकाई के रूप में, सी, एक राजनीतिक संवैधानिक इकाई के रूप में, एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो राज्य शब्द का उपयोग किया गया है उसका व्यापक परिप्रेक्ष्य क्या है, मतलब उसका व्यापक उल्लेख क्या है? तो वो एक भौगोलिक इकाई के रूप में है, तो भौगोलिक इकाई के रूप में तो नहीं है। ठीक है, प्रशासनिक इकाई के रूप में केवल, वो भी नहीं है। एक राजनीतिक और संवैधानिक इकाई के रूप में, तो हाँ, राजनीतिक इकाई क्यों? क्योंकि राज्य में संविधान भी लागू होता है और वहां पे राजनीति भी चलती है। तो यहाँ पे राजनीतिक इकाई और संवैधानिक इकाई के रूप में लागू है। गणराज्य स्वतंत्र गणराज्य के रूप में, तो स्वतंत्र गणराज्य के रूप में तो पूरा भारत ही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो हो जाता है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, इस वाक्य में अर्थात शब्द किस संवैधानिक महत्व को दर्शाता है? ए, भारत और इंडिया दो भिन्न क्षेत्र हैं। यह कानूनी परिभाषा की पुनरावृत्ति है। यह भारत और इंडिया को पर्यायवाची घोषित करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ का संकेत है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत और इंडिया ये दो शब्द हैं, इसके बीच में एक वर्ड यूज हुआ है अर्थात। ठीक है, जिसे राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। ये किस में बताया गया? तो आर्टिकल 1 में बताया गया है। वहीं पे भारत और इंडिया शब्द का क्या किया गया है? यूज किया गया है। इस वाक्य में जो अर्थात शब्द है, मतलब ये जो शब्द है ये संवैधानिक महत्व, इसका संवैधानिक महत्व क्या है हमें ये बताना है। तो भारत और इंडिया को भिन्न करता है, मतलब अलग अलग करता है क्या? तो ये संवैधानिक महत्व तो हो नहीं सकता, तो ये आपका गलत हो जाता है। यह कानूनी परिभाषा की पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ का संकेत है, तो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में तो ये कहीं से भी फिट नहीं होता है। यह भारत और इंडिया को पर्यायवाची घोषित करता है, तो ये भारत और इंडिया को पर्यायवाची घोषित करता है, मतलब भारत का अर्थ भी इंडिया है और इंडिया का अर्थ भी भारत है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। आपका अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संसद द्वारा किए गए किसी भी संशोधन को क्या कहा जाएगा? ए, असाधारण संविधान संशोधन, बी, संविधान संशोधन अधिनियम, सी, साधारण विधेयक, डी, विशेष संशोधन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संसद द्वारा अगर किसी भी संशोधन को किया जाता है तो वो संशोधन कैसा होगा? तो क्या वो असाधारण संविधान संशोधन होगा? नहीं। संविधान संशोधन होगा? नहीं। वो
विशेष संशोधन होगा? नहीं, वो क्या होगा आपका साधारण संशोधन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? साधारण विधेयक माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 1 का उद्देश्य क्या है? ए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या करना। बी, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करना। सी, राज्य की संघीय रचना और क्षेत्रीय परिसीमा को परिभाषित करना। डी, न्यायपालिका की स्थापना करना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संविधान का जो भाग 1 है उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो क्या वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है? नहीं, इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी यह अनुच्छेद नहीं करता है। संघ और राज्यों के बीच विभाजन करता है, लेकिन उनकी शक्तियों के विभाजन की बात ये नहीं करता है। भारत की संघीय रचना और क्षेत्रीय परिसीमा को परिभाषित करता है। तो हाँ, भारत की जो संघीय रचना है उसके बारे में भी बताता है, उसकी जो क्षेत्रीय परिसीमा मतलब सीमाएं उसको भी ये परिभाषित करता है। इसी के से हमें पता चलता है कि वर्तमान में भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति किस बात से अधिक स्पष्ट होती है? ए, राज्यों की संप्रभुत्वता से। बी, संसद की सीमित शक्तियों से। सी, केंद्र को प्राप्त राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति से। डी, राज्यपाल की स्वतंत्र स्थिति से। यहाँ पर आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान में संघीय प्रकृति है वो किस चीज को स्पष्ट करती है। क्या वो राज्यों की संप्रभुत्वता से संबंधित है? तो नहीं। संसद की सीमित शक्ति से संबंधित है? नहीं। राज्यपाल की स्वतंत्र स्थिति है? नहीं। केंद्र और प्राप्त राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति से। किससे? केंद्र को जो प्राप्त राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, सही। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संविधान के भाग 1 का भाग नहीं है? ए, भारत और राज्यों का संघ होगा। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना होगी। राज्य का निर्माण तथा सीमाओं के नामों में परिवर्तन होगा। डी, नागरिकता। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाग 1 का भाग नहीं है। क्या भाग 1 नहीं है? तो हमें पता है भाग 1 के अंतर्गत हमारे जो आर्टिकल्स आते हैं वो कौन से आते हैं? 1 से लेके 4 तक आते हैं। तो हमें वही देखना है कि 1 से 4 तक कौन कौन से आते हैं। तो नए राज्यों का संघ होगा, ये आता है। ये किस में आता है? आपका आर्टिकल नंबर 1 में आता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा। वही नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना की बात कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल 2 बात करता है। वहीं राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो ये आपका आर्टिकल 3 बात करता है। वहीं अगर हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता जो है वो पार्ट 2 का भाग है। किसका भाग है? पार्ट 2 का भाग है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि भाग 1 का भाग नहीं है, तो क्या नहीं है? तो नागरिकता नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 1 का भाग नहीं है? ए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 1 का भाग नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि अनुच्छेद 1 जो है वो किसके बारे में बात करता है? राज्यों के संघ के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? राज्यों के संघ के बारे में बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों की स्थापना के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? नए राज्यों की स्थापना के बारे में बात करता है। वहीं अनुच्छेद 3 जो है वो हमारा बात किसके बारे में करता है? नए राज्यों का निर्माण और परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 5 किस बारे में बात करता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी क्या है? अनुच्छेद 5 है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? ए, मौलिक अधिकारों से। बी, राज्यसभा में सीटों के आवंटन में संशोधन से। सी, न्यायपालिका की शक्तियों से। डी, राज्यपाल की
नियुक्ति से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 4 जो है वो किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 4 जो है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन में संशोधन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अनुच्छेद 4 संविधान की किन अनुसूचियों में संशोधन की अनुमति प्रदान करता है? ए दूसरी और पांचवी, बी पहली और चौथी, सी सातवीं और आठवीं, डी केवल सातवीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो संविधान का अनुच्छेद 4 है उसके द्वारा हम अनुसूचियों में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन हम सभी अनुसूचियों में संशोधन नहीं कर सकते, केवल कोई 2 अनुसूची में संशोधन कर सकते हैं। वो अनुसूची आपकी कौन सी है, तो वो आपकी जो अनुसूची है वो है आपकी पहली अनुसूची, और दूसरी आपकी कौन सी है, दूसरी है आपकी चौथी अनुसूची। ठीक है, ये 2 अनुसूचियों में हम क्या कर सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संशोधन की अनुमति हमें दी गई है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत कोई भी संशोधन संविधान की किस प्रक्रिया से अलग होता है? ए न्यायिक समीक्षा, बी राष्ट्रपति की स्वीकृति, डी संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 368, संसद की द्विसदनीयता। तो यहाँ पर हमको बताना है कि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत जो भी हम संशोधन कर रहे हैं वह संशोधन जो है संविधान की किस प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है, तो वह जो संशोधन होता है वो संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, क्या अनुच्छेद 4 के तहत किया गया संशोधन न्यायिक समीक्षा के अधीन है? नहीं, यह पूर्णतः प्रतिरक्षित है। हाँ, यदि यह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करे। सी केवल राज्यपाल की अनुमति से, केवल राष्ट्रपति की अस्वीकृति से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अनुच्छेद 4 के तहत अगर हम कोई भी संशोधन करते हैं तो क्या वो न्यायिक समीक्षा, मतलब उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो हाँ, यदि वह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करेगा तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, मतलब न्यायालय के समक्ष उसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 4 के तहत किए गए किसी भी संशोधन को कौन चुनौती दे सकता है? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी उच्चतम न्यायालय, डी राज्यसभा। तो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अगर हम किसी भी प्रकार का क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, तो उसको चुनौती कौन दे सकता है? तो उसको चुनौती दे सकता है उच्च न्यायालय। मतलब कौन दे सकता है? आपका सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 4 के अनुसार संशोधन के लिए संविधान के किस भाग को संशोधित किया जा सकता है? भाग 1, भाग 3, सी अनुसूचियां, डी प्रस्तावना। तो हमें यहाँ पे बताना कि अगर हम अनुच्छेद 4 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का संशोधन करते हैं तो किस भाग को संशोधित किया जाएगा उसमें। तो हमने अभी देखा है कि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अगर हम किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करते हैं तो उसमें कोई भाग नहीं होता, उसमें क्या संशोधित होती हैं, तो उसमें हमारी अनुसूचियां क्या होती हैं, संशोधित होती है। और कौन सी अनुसूचियां? अनुसूची पहली और चौथी, ये 2 अनुसूचियां क्या होती हैं, संशोधित होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित करती है तो उसे किस प्रक्रिया का पालन करना होता है? ए संविधान संशोधन प्रक्रिया, बी साधारण विधेयक द्वारा, सी राष्ट्रपति की स्वीकृति से सीधे, डी लोकसभा व राज्यसभा के 2/3 बहुमत से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यदि संसद किसी भी राज्य की सीमा को क्या करती है, परिवर्तित करती है, तो उसे किस संशोधन प्रक्रिया का पालन करना होगा? तो उससे जो संशोधन प्रक्रिया का पालन करना होगा वो है साधारण विधेयक द्वारा। किसके द्वारा? साधारण विधेयक द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, सही। को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। एटलीस्ट मेरे हार्डवर्क, मेरे टाइम की थोड़ी सी वैल्यू आप एक लाइक और कमेंट करके तो कर ही सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू।